बंग हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। इसी पर हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से लगातार हिंसा देखी जा रही है और उसके बाद करीब कहा जा रहा है कि 11 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी समर्थक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और इस हत्या की घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी गुस्से में है, नाराज है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि इस बार विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी यदि हार भी गई है तो अब विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जनता के साथ यदि सरकार जाति करती है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जाति करती है, कार्यकर्ताओं पर हमले करती है, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसका उदाहरण आज देखने को मिला देश भर में, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम बड़े नेता धरने प्रदर्शन पर बैठे। पश्चिम बंगाल में खुद JP नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हम बात करें तो तमाम बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे नजर आए। चाहे BD शर्मा हो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता बैठे और प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद ही हम बात करें तो अलग अलग जिलों में भी धरना, और यही बीजेपी की खासियत है कि कहीं कोई जब विपक्ष की भूमिका में आते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाना भी भारतीय जनता पार्टी को खूब आता है। बंगाल में हिंसा के बाद ये तमाम तरह की तस्वीर है। बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठे। कई नेता अपने घर के सामने बैठे, तो कुछ जिला स्तर के जो दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी के वहां बैठे। लेकिन इस हिंसा के बाद जो प्रदर्शन हुआ, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स का, सुन लीजिए। चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, BD शर्मा या फिर प्रहलाद पटेल, सुनिए। जीत की स्थिति देखिए कि ये लोग जीत का जश्न जब कार्यालय को जलाकर, दुकानों को जलाकर, आदमियों को जलाकर मना रहे हैं एक प्रदेश की जीत का जश्न। इससे इनकी मानसिकता समझो। हम सबको सोचना चाहिए एक हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में। व्हील चेयर पे पूरे चुनाव पे घूमती रही, परिणाम आया तो खड़ी हो गई, फिर टांग टूटी नहीं थी, फिर कोई पलस्तर नहीं था। मूल स्वभाव हिंसा का है। अब जैसे ही अवसर मिला, प्रवृत्ति सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। बंगाल की धरती पर मारे जाने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, उसका दर्द हमारा अपना दर्द है और इससे स्वाभाविक है कि देश की पूरी पार्टी इस बात के लिए खड़ी होगी। हम लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं और मैं ये मानता हूं कि नक्सलवाद जहां से पैदा हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। ये छद्म रूप है नक्सलवाद का। रक्तबीज बनकर ममता बनर्जी आई हैं। हमें नए सिरे से लड़ाई के बारे में सोचना होगा और इस खतरे को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है देश का बुद्धिजीवी जरूर सजग होगा और संभलेगा। धरना मध्य प्रदेश में इसलिए है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला और आक्रमण हो रहा है, जो नक्सलवादी इस देश के अंदर बंदूक के बल पर सत्ता में राज करना चाहते थे, जो घुसपैठिए और एक समाज वर्ग के लोग जो भारत की राजनीति में जिस प्रकार से कब्जा करने का प्रयास जो करने का उन्होंने प्रयास किया, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर के जो भारत को पश्चिम बंगाल के अंदर इस लोकतंत्र पर हमला करने का प्रयास किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा देश का करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में खड़ा है। इसके लिए आज हमने धरना दिया। पर पूरा देश बैठा है। अभी अभी आपने देखा चुनाव हुआ था और दीदी ने जैसे ही चुनाव जीता उन्हें अत्याचार चालू कर दिया और कई लोगों को घर में घुस के उनको मारा गया। बीजेपी के कार्यकर्ता को दोस्त भावना से राजनीति वो कर रही है, वो आप प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए गलत है। इस हिसाब से यदि भाजपा दोस्त भावना से राजनीति करती तो चुनाव भी ये नहीं जीत पाती। और बात आती है हार जीत, चुनाव आते हैं, हार और जीत होती है, कल पर चुनाव आएगा। ऐसी भावना हमको कभी नहीं रखना चाहिए। दीदी इसमें ना भूलें कि मैं चुनाव जीत गई। आज वो भाजपा वो पार्टी है तो वहाँ हमारी 3 सीटें थी और 3 में से आज 70 सीट हम लेके आए हैं। वो आने वाले दिनों में दीदी को बिल्कुल रोड पे जाना पड़ेगा। दीदी हवा में नाम है और इसलिए हम सब ने कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में पूरे प्रदेशों में नहीं पूरे देश में आज धरना और प्रदर्शन हम सब लोग दे रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे अलग अलग नेताओं को, सबका अंदर नाराजगी है
और नाराजगी में यह भी छिपा है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक विपक्ष के रूप में पश्चिम बंगाल में है, जो 3 सीटों पर रहा करती थी, अब 77 सीटें जीतकर वहां पहुंची है। और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम विपक्ष का जब काम करते हैं तो किस तरह करते हैं। ममता जी, पहले आप जो भी कर रही हो, तो एक तरह से एक मैसेज देने का प्रयास है देश में, और यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबी है। मेरे साथ इस वक्त अमित श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से, और साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश से, वो भी जोड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संदीप पौराणिक जी भी है। जी नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, ये क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भी देना चाहती है आज जिस तरह से आपने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, हालांकि प्रदर्शन कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, दूरी बनाकर रखी आपने, लेकिन क्या ये मैसेज है कि बीजेपी ने अगले चुनाव की तरफ बढ़ चली है? ना, देखिए, जिस तरह से मनोज जी लोकतंत्र का पर्व मना, चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आए, ठीक है, हम चुनावों में ममता जी को कुर्सी से नहीं हटा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त विपक्ष के नाते तो वहां पर अपनी आमद की है। जहाँ पर हमारी 3 सीट हुआ करती थी, 77 सीटें हैं, लगभग 25-26 गुना सीटें हमारी हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी शायद जो बौखलाहट ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अंदर है, तो उसका जो रिएक्शन पूरे बंगाल में हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए लजाने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हिंसा पूरे राज्य में फैली हुई है, तो सभी के लिए सर झुका देने वाली हिंसा, तो उसके विरोध में जो लोकतांत्रिक तरीका हो सकता था उसको अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश भर के अंदर, मध्य प्रदेश में भी उसका धरना प्रदर्शन प्रत्येक मंडल स्तर तक हुआ। तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका है, धरना, उसको हमने करके आज विरोध प्रदर्शन किया। अब बाकी का मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने शपथ ली है दोबारा। अब यदि थोड़ी सी भी शर्म लाज होगी तो ऐसी हिंसा नहीं फैलाएंगे जिस तरह की हिंसा की जा रही है, घरों में घुस के महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, बलात्कार की भी घटनाएं सामने आई हैं, लगभग 10 कार्यकर्ताओं से अधिक की हत्या कर दी गई है। देखिए, लोकतंत्र में तो हिंसा का स्थान नहीं है, और ये तो बलात्कार और हत्या की बाहर से हमको घटनाएं सुनने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। जी जी जी, बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, खैर जो हुआ वो तो गलत है, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, हिंसक होना भी नहीं चाहिए। यदि आप चुनाव जीत कर आए हैं तो जनता ने आपको मत दिया है, आप चुनाव जीते हैं, पर इस तरह की जो हिंसा की वारदात सामने आ रही है, क्या आपको लगता है ये उचित है? और दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि हम पश्चिम बंगाल में यदि विपक्ष के रूप में आ गए हैं तो अपनी भूमिका की शुरुआत कर दें? देखिए जी, लोकतंत्र में विरोध का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मारपीट, अफजनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये घिनौना खेल जो खेला जा रहा है उसे तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों में हिंसा का कोई स्थान हम नहीं दे सकते। प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। और मैं एक और आगे बढ़ के कहता हूं कि इस पूरे मामले की एक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लगातार जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी के नेताओं ने मारा है, और अभी तक जो सामने बातें आई हैं, 12 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 6 लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ से जिनकी मौत हुई है, और टीएमसी की तरफ से 4 लोगों की जाने गई हैं, जबकि एक व्यक्ति इंडियन सेकुलर फ्रंट का समर्थक बताया गया है। तो लगातार जिस प्रकार से दोनों तरफ से जो घटनाएं हो रही हैं, इसको बिल्कुल ये रुकना चाहिए, और देश में हमेशा शांति का वातावरण होना चाहिए। जीत हार तो लगे रहती है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि बीजेपी का कहीं ये शुरुआत तो नहीं है, एक बहुत चीज मुझे देखने को मिली जो बहुत दुखद पहलू जो मुझे लगा। निश्चित तौर पे कोई भी अगर राजनीतिक दल के व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना होती है तो उनके नेताओं को खड़े होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस प्रकार से नड्डा जी कल वहां पहुंच गए, ज्यादा बेहतर होता कि वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करने में ज्यादा समय उनको बिताना था। लेकिन ये ठीक है, उन्होंने वहां पर गए निश्चित तौर पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा करने की आजादी किसी को भी नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो भाजपा का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट का हो। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष और पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वहां छत्तीसगढ़ में इस समय अमित जी बोल रहे थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं, और कोई भी नहीं कहेगा कि इस तरह की हिंसा सामने आए जिसकी उम्मीद की जा रही। संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, इसके कई पहलू है। जो हुआ उसका पहले से अंदेशा था कि शायद वहां ऐसा होगा, क्योंकि खबरें तो इसी तरह की आ रही थी कि, और हमने चुनाव के बीच में भी जितनी हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी वैसी कभी अब देखने को नहीं मिलती। एक दौर जरूर रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे कर आयोग ने शक्ति दिखाई है, चीजें बदली है, हर चीजें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पे होती है, तो अब वो हिंसा उतनी नहीं होती। लेकिन वहां का जो रूप है पश्चिम बंगाल का, वो तो दुखद है। पर क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान होती है कि जब कभी कोई मुद्दा रहे या विपक्ष की भूमिका में आ जाएं तो ये बता दें कि विपक्ष होता क्या है? मनोज जी, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे कोई भी ठीक नहीं कहेगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में कभी भी रक्त प्रवाह को उचित नहीं माना गया, एक चीज। दूसरी बात, जो ये हो रहा है इसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में वैमनस्यता, पहले जो मनभेद और मतभेद की बात होती थी, वहां मतभेद नहीं है, वहां मनभेद हो गया, ऐसा लगता है राजनीतिक दलों के बीच, और ये बड़ा दुखदाई है। जहां तक चुनाव नतीजे आए और चुनाव नतीजे के बाद ममता बनर्जी की शपथ लेने तक जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। अब जवाबदारी ममता बनर्जी की है कि वो हालात को संभाले। ठीक है, चुनाव आयोग के हाथ में थी कमान, राज्यपाल के हाथ में थी, मुख्यमंत्री का उनका कोई रोल नहीं था, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब उनने शपथ ले ली है तो अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हालात को नियंत्रित करें और दोषी किसी भी दल का हो उसे सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां आप ये मान के चलिए कि रक्तपात और बढ़ेगा। अगर सरकार ने भी समर्थन कर दिया इन हालातों का। जहां तक आपने बीजेपी की बात की है, देखिए आप ये मान के चलिए कि बीजेपी विपक्षी दल के तौर पर हमेशा आवाज उठाती है, और ऐसी आवाज उठाती है कि दूर तक जाती है। लोगों को पता लगता है कि बीजेपी विरोध कर रही है। कांग्रेस का विरोध होता तो दूसरे तरीके से होता, चुपचाप निकल जाता और पूरे देश में ना होकर बंगाल तक होता। लेकिन बीजेपी वहां विपक्ष में आई है, उसने 3 से 17 सीटें की हैं और उसके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा की खातिर कोई भी राजनीतिक दल हो उसे आवाज उठानी चाहिए, और बीजेपी वही कर रही है। मैंने आपसे पहले भी 1-2 बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वहां अपनी ताकत दिखाएगी और ताकत वहां की जनता ने उसको दे दी है, प्रतिपक्ष में आ गया है। और पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन चाहे भले ही सांकेतिक तौर पे हुआ हो, बीजेपी ने ये बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होगा तो पूरे देशव्यापी उसका विरोध करेंगे। वो देखने को भी मिला है, जब आज कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास भी आई, कस्बों में भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। जी नयन शिवाजी पटेल, क्या यही है भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज भी है अपनी तरफ से कि हम चुप नहीं बैठेंगे? हम देख रहे हैं कि आपके चाहे ब्लॉक स्तर की बात हो, जिला, सभी जगह से ऐसी तस्वीरें आई जब कोई ना कोई धरने पर बैठा, या तो अपने घर के सामने बैठा या बाहर बैठा, यानी देश भर में ये दिखाया आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कि हम एक है, और हमारे एक भी कार्यकर्ता के साथ यदि ऐसा होगा तो हम चैन से बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों में भी बहुत रोष है। बंगाल की घटनाओं को लेकर बहुत हमारा कार्यकर्ता इस समय गुस्से से भरा हुआ है। तो गुस्से से इसलिए भरा कि हार गए, या फिर इसलिए कि जो रक्त रंजित हो रहा है? हिंसा से रक्तपात से हारने की तो हमें आदत रही है। की हार से हम कभी विचलित नहीं हुए। हमारी पार्टी 2 सीटों वाली पार्टी रही है, कभी विचलित नहीं हुए हमें। लेकिन इस जो हिंसा लोकतंत्र में हो रही है, इसकी वजह से हमारा कार्यकर्ता बहुत विचलित है और बहुत रोष में है। निश्चित रूप से अभी जो श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, खुद बोलते बोलते आपस में स्वयं ही कंफ्यूज हो गए, विरोधाभासी बातें करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ये साबित करने के लिए कि हम एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये सिद्ध करने के लिए तत्काल बंगाल गए हैं और जितने भी इस टीएमसी की हिंसा के शिकार हुए उन लोगों से जाके मिल रहे हैं। पहली बात। दूसरी, उन्होंने आंकड़े गिना दिए, झूठे आंकड़े कि इतने टीएमसी के मारे गए। ये मैं उनको चुनौती देता हूँ, एक टीएमसी का नाम बता दें, टीएमसी के कार्यकर्ता की जिसकी हत्या हुई हो, एक नाम बता दें। इस तरह की झूठी बातें आकर चैनल पर नहीं करना चाहिए श्रीवास्तव साहब को। अब वो बोलते बोलते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोरोना में सेवा करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता की सेवा करना चाहिए, वो कर नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी दोनों काम बखूबी कर रही है, अपने कार्यकर्ता के साथ भी खड़ी है और कोरोना काल में सेवा अभियान चलाकर पूरे देशवासियों की सेवा भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ भी है, अपने कार्यकर्ता के साथ भी है और अपने कर्तव्यों को बखूबी निर्वाह भी कर रही है। कांग्रेस की तरह नहीं कर रही कि जीरो पर आ गए। कितनी शर्मनाक बात है। जो 100 साल पुरानी पार्टी है, जिसकी पिछले चुनाव में 44 सीटें थी, आज वो जीरो पर आ गए वहां पर। और इन्होंने बड़ी बेशर्मी से इस लोकतंत्र का अपमान करते हुए और चुपचाप से वो ममता बनर्जी की गोद में जाके ये इसलिए बैठ गए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। इनका लक्ष्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करना है। भले खुद के घर में आग लग जाए तो उसकी दोनों आग फूट जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी एक आग फोड़ने की कोशिश करते हैं ये लोग। और ये कोशिश इन्होंने नहीं, लेकिन उन्होंने अभी तो आपसे कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, हिंसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन साथ में जो उन्होंने जो आंकड़े दे दिए कि टीएमसी कितने लोग मरे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। जितनी भी हिंसा हुई है पूरी की पूरी अमित श्रीवास्तव जी जवाब दीजिएगा। मनोज जी, दो चीजें चाहूंगा कि इस पूरे मैटर की सीबीआई जांच हो जाए। एक सीबीआई जांच हो जाएगी तो बीजेपी के लोग किए उनका भी नाम आ जाएगा, अगर टीएमसी के लोग किए उनका भी नाम आ जाएगा। देखिए, किसी ने कहा है ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र भाई अभी कह रहे थे और बड़ी बड़ी तकरीर कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे थे ज्यादा बेहतर होता कि वो अपने दमों को बचा लेते। और मध्य प्रदेश लोकतंत्र की बात करने वाले, जिस प्रकार से हमने देखा है चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने वाले, और लगातार जब तक चुनी हुई सरकार को उन्होंने हटा नहीं दिया तब तक वो देश में लॉकडाउन नहीं लगाए। अरे आप हमसे क्या बात करेंगे? ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज जी को माना जाएगा पूरे विश्व में जिनके पास विधायक नहीं थे, जो लगातार हमारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल जिन्होंने किया है, उसके बाद सरकार बनाए। जनता का न्याय तो पहले ही आ चुका था। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाले भाजपा के नेता मध्य प्रदेश के अगर हमको ज्ञान देंगे तो कम से कम ये बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है वो भी जनता बैठ के देख रही थी और दमों में जनता ने उस बात को नकार भी दिया कि आप लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। जी जी। और जिस प्रकार का वो कह रहे थे, मैं आंकड़े भेज देता हूं आपको कि अभी आपको पेपर कटिंग भी भेज देता हूं, सारी चीजें नेट से आपसे मैं निकाल के भेज देता हूं। सम्मानित पेपर ने छापा है कि 4 लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है। मनोज जी, आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूं, आप नरेंद्र भाई को भेज दीजिएगा। नहीं, वो जानकारी में उनके भी होगा, अखबार उनने भी पढ़ा होगा। जी जी। चलिए, लगातार जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाले, प्रजातंत्र और लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग अगर ये हमको ज्ञान देंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र में विरोध का ये तरीका को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने पहले ही कहा कि प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर वो गलत है तो एक सीबीआई जांच की मांग कर दें। चलिए, सीबीआई जांच की मांग होगी तो फिर ममता बनर्जी कहने लगेगी कि सीबीआई के क्या हाल हुए थे पश्चिम बंगाल में, हम और आपको सबको बताया। संदीप पौराणिक जी, क्या हाल हुए थे वहां पर सीबीआई के? देखिए, अब सीबीआई को लेकर तो ये है कि केंद्र की सरकारों पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो उसका खिलौना है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या अभी कांग्रेस के काल में जब भी हुआ। और स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दलों ने जो सत्ता में रहे हैं उन्होंने हमारी देश की जांच एजेंसियों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया है। ये अलग बात है कि किसी ने ज्यादा किसी ने कम, लेकिन लाभ तो लिया है। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में मनोज जी जो हो रहा है जी, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए और ममता बनर्जी से अपेक्षा भी लोग करेंगे कि जब उन्होंने शपथ ले ली है
हमें आने वाले 24 घंटे तक इन स्थितियों पर का इंतजार भी करना चाहिए। दो क्या तरह की चीजें वाकई में संदीप जी मैं समझना भी चाहूंगा आपसे भी कि रोक लगना चाहिए, बात बिल्कुल सच है। और जिस तरह से आज विरोध का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय से लेकर और जैसा हम जिक्र कर रहे थे कस्बे तक पहुंचा है, तो एक मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या इसमें यह भी कहीं दिखाई देता है कि बीजेपी ममता बनर्जी को चुप नहीं बैठने देगी, चुप नहीं बैठेगी उसके सामने? लेकिन क्या बहुत आसान नहीं होगा अब ममता बनर्जी के लिए जैसा पहले चला करता था राज्य चलाना? देखिए मनोज जी, बीजेपी को हम और आप जानते हैं जितना, वो विरोध करने में कभी पीछे नहीं रही। उनके कार्यकर्ता संगठित रहते हैं और लड़ाई लड़ना जानते हैं, भले अब सत्ता में हो, देश के बड़े हिस्से में वो सत्ता में हो। पश्चिम बंगाल की स्थिति में हम जाएंगे तो बीजेपी, आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले पूरे 5 साल की बात कर रहा हूं मैं, ममता बनर्जी को शांत नहीं रहने देगी। हमेशा ममता बनर्जी को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी का एक सपना था और वो सपना पूरा नहीं हुआ, ऐसे मानना पड़ेगा। और जब सपना पूरा नहीं होता है तो उस सपने को किसी दूसरे रूप में पूरा करने की हर संभव कोशिश होती है। अब वो विपक्ष में है तो वो ये बताएंगे कि विपक्षी दल की भूमिका किस तरह से होती है और किस तरह से विपक्षी दल को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और आने वाले दिनों में, अभी तो आप राष्ट्रव्यापी उनका धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, कोरोना काल है तो सीमाएं हैं उसकी। अगर कोरोना काल खत्म हो जाएगा उसके बाद बीजेपी आपको पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ठीक वैसे नजर आएगी जैसे विपक्ष में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में नजर आती थी, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नजर आ जाती है। जी। तो वहां बीजेपी की अब तस्वीर थोड़ा सा दूसरे तरह की होगी और बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि वाकई में वो ममता बनर्जी के हर गलत काम का पूरी ताकत से और मुस्तैदी से विरोध करेगा और उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ करने वाले नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब। बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नाते भूमिका निभाना बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि हमको बहुत लंबा समय विपक्ष में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1951 से लेकर जनसंघ के रूप में जब हमने शुरुआत की थी तो विपक्ष में रहे, जनसंघ तो कभी सत्ता में आया नहीं, संवित सरकार के साथ जरूर कुछ प्रदेशों में रही है, अलबत्ता अधिकतम समय विपक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी भी 1980 में गठित होने के बाद से 1984 के पहले चुनाव में कुल 2 सीटें प्राप्त कर पाई थी। तो निश्चित रूप से हमें विपक्ष का निर्वहन करना अच्छे से आता है और विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी अपनी भूमिका, सशक्त भूमिका निभाएगी। और आने वाले समय में देखिए, जैसा कि पुराणिक जी भी कह रहे थे, निश्चित रूप से हमारा सपना था और है कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। चलिए अमित श्रीवास्तव जी अब तो वो भी कह रहे हैं कि सपना था और सपना है और सपने में ही सब कुछ छिप गया। जी देखिए, लगातार मुझे ऐसा लगता है सपने तो हर इंसान को देखना चाहिए और सपने जब तक पूरा ना हो जाए आदमी को चैन से सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन और बीजेपी को यह भी समझना चाहिए कि देश का 31% वोट ही उसके पास है, 69 आज भी उसके विरोधी हैं, 60% वोट आज भी बीजेपी के पास नहीं है। और ऐसे बहुत से प्रमुख राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं रहा ना। अब तो कांग्रेस के पास भी नहीं रहा अमित जी। ठीक है, देखिए हम इस पर खुश नहीं होते, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि हम अपने परेशान नहीं होते, हम लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। और जैसा भी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि वो भी 2 सीट से ही आज आगे बढ़े हैं। होप हमेशा व्यक्ति के जीवन में रहना चाहिए मनोज जी। और ये आज अगर 2 से 303 में आ सकते हैं तो हम 44 और 45 से हम क्यों नहीं लगातार। बिल्कुल सही। देखिए, ये तो प्रजातंत्र है और जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी बैठाएगी। युद्ध वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन देश ने आज तक ऐसी सरकार ने नहीं देखी जिसको लगातार कर्नाटक हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने लताड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेके जिस प्रकार से कहा हो कि आपके कार्यकाल में हम मुक्त तक बन के नहीं बैठ सकते, ऐसा किसी के साथ भी आज तक नहीं हुआ। बेहतर होता ये सब कार्य करने के अलावा अगर छत्तीस प्रदेश जो देश की जो बीजेपी की सरकार है वो लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में लगे, लोगों की सेवा करने में लगे वैश्विक महामारी में, वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल।
संदीप जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चलते चलते, 2024 तक हमें लगता है ये प्रदर्शन और बड़ा दिखाई देगा। मनोज जी, स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी और मैं जो मानता हूं कि ये अच्छी बात है कि बीजेपी बंगाल में प्रदर्शन करे, विरोध करे, सत्ताधारी दल का विरोध करे। कम से कम जो दूसरे विपक्षी दल हैं अन्य राज्यों में, उन्हें एक सीख तो मिलेगी बीजेपी की इन प्रदर्शनों से, एकजुटता से। और ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। जब भी विपक्ष आक्रामक होगा, एकजुट होगा, ये देश के लोकतंत्र के लिए लाभदायक होगा। मुझे बिल्कुल, और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत होती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आज जो दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह उनका संगठन काम करता है। और देश और प्रदेश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन कोविड की छाया उसमें नजर आई। पर कोविड की छाया के बीच से एक मैसेज भी देने का प्रयास बीजेपी ने कर दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि 3 से 77 पर पहुंचे हैं तो आगामी चुनाव तक फिर हम एक बार जोर लगाएंगे। लेकिन उस बीच में लोकसभा का चुनाव भी होगा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा 18 सीटें जीती थी और उसके हिसाब से 121 सीटें बीजेपी को विधानसभा में जीतना चाहिए था। वो बात अलग है, नहीं मिली और सशक्त एक विपक्ष बन गया। पर लोकतंत्र में हिंसा किसी को बर्दाश्त नहीं होती, ये बात सच है, होना भी नहीं चाहिए, उसकी कोई जगह भी नहीं है। ममता बनर्जी को भी ये बात समझना चाहिए, क्योंकि अब उसके सामने एक विपक्ष है। बंग हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।